जाएगी इनमें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट से। तो शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट में जनरली हम पेमेंट कैसे करते हैं? कैश के थ्रू करते हैं। कैश या मतलब मनी पे करते हैं। तो मनी की जगह अगर शेयर देते हैं उसे, तो जनरली वो कहलाता है शेयर बेस्ड पेमेंट। तो जो टॉपिक्स कवर हो रखे हैं इसमें मेनली जो शेयर बेस्ड पेमेंट है वो एम्प्लॉइज के रिलेटेड है। तो उन शेयर बेस्ड पेमेंट में जो प्लान होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ईसोप, ईएसपीपी और एसएआर। इसका क्या मतलब हुआ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन ये है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और ये है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। ओके, अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या। तो देखो ये जो है इसमें ऑप्शन मतलब एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो कुछ पर्टिकुलर शेयर एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन टू परचेज शेयर्स। ठीक है, तो जो प्राइस होता है, जिस प्राइस पे उन्हें परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है वो एक्सरसाइज प्राइस होता है कि वो इस प्राइस पे एक्सरसाइज करते हैं, अपना कर सकते हैं अपना ऑप्शन। तो जो वो प्राइस होता है जनरली लेस देन मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि तभी तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। अगर सेम रेट पे मार्केट पे भी मिलेंगे तो फिर वो इसके थ्रू क्यों जाएंगे? तो ये होता है ऑप्शन। इन्हें ऑप्शन दिया जाता है, उनका राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, अब सेकंड है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। इसमें क्या होता है? इसमें भी एम्प्लॉयज को शेयर दिए जाते हैं, बट जनरली वो होता है कि जब पब्लिक इश्यू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक इश्यू के अलावा भी हो सकता है, बट उसमें भी जनरली उनको परचेज के लिए मतलब एक डिस्काउंटेड प्राइस दे दिया जाता है कि अगर कोई भी पब्लिक इश्यू होता है तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज को अलग से एक डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर इश्यू किए जाते हैं। तो वो होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। तो जरूरी वो पब्लिक इश्यू के टाइम पे ही हो, उसके अलावा भी वो एम्प्लॉयज को शेयर दे सकते हैं और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं, मतलब मार्केट प्राइस से कम पे होते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। अब देखो, अब इसके नाम से क्या क्लियर है? स्टॉक एप्रिसिएशन मतलब स्टॉक का जो प्राइस है उसमें इंक्रीज। एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज, स्टॉक एप्रिसिएशन मतलब स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज। तो इसमें ये होता है, इसमें एक प्राइस डिटरमाइन कर देते हैं वो स्टेटेड प्राइस। ठीक है, और एक डेट होती है एक्सरसाइज डेट। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज डेट को मार्केट प्राइस ज्यादा होता है स्टेटेड प्राइस से, सपोज स्टेटेड प्राइस था 120, मार्केट प्राइस हो गया 150, तो मार्केट प्राइस ज्यादा है तो कितने रुपए से ज्यादा है? 30 रुपए से। तो एम्प्लॉयज को ये होता है कि वो इस 30 रुपए को या तो कैश में ले सकते हैं या 30 रुपए का कोई शेयर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 30 रुपए बहुत ही मतलब ये तो डिफरेंस में छोटा ही है। अगर ज्यादा का होता है तो जो भी अमाउंट होती है उतने के वो कैश ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। तो जो भी स्टॉक के प्राइस में एप्रिसिएशन होता है उसके बदले में वो शेयर ले लो या कैश ले लो। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है। तो इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अगर इसमें 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो होता है इक्विटी सेटल्ड, इन प्लान्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल मतलब प्लान जो भी होता है उसका जो सेटलमेंट होता है इनमें वो इक्विटी के थ्रू होता है, जैसे ईसोप हो गया या ईएसपीपी हो गया, एंड में वो लोग शेयर ले लेंगे। कैश सेटल में क्या होता है, वो एंड में जो सेटलमेंट है वो कैश से होगा। जैसे ये एसएआर की एंड में उन्होंने कहा कि मुझे तो डिफरेंस का कैश दे दो, तो उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, इक्विटी सेटल और कैश सेटल। ओके, अब जब इसका क्वेश्चन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती है, तो वो हम एक बार टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रांट। ग्रांट मतलब देना, मतलब उनको जो ऑप्शन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रांट, गिविंग एन ऑप्शन। जैसे ईसोप के केस में होता है कि उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ऑप्शन एक्सरसाइज जो भी पीरियड होता है उसमें, तो वो ग्रांट होती है गिवन एन ऑप्शन। वेस्टिंग,
वेस्टिंग मतलब इट्स अ प्रोसेस। देखो मतलब कई बार क्या होता है, जो भी उनको ऑप्शन दिया जाता है वो कुछ सर्टेन कंडीशन पे बेस होता है कि अगर वो 2 साल से ज्यादा कंपनी में रहेंगे, मिनिमम 2 साल तक, तो उन्हें इतने शेयर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो पूरा पीरियड होता है, ठीक है, मान लो आज 1 जनवरी 2017 को कंपनी उनको ऑप्शन देती है कि अगर वो 31 दिसंबर 2019 तक कंपनी में रहेंगे तो उन्हें स्टॉक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पीरियड होगा, तो ये जो होता है ये वेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि जो भी कंडीशन है मतलब इस पीरियड तक उन्होंने रहना है, तो ये जो होती है ये वेस्टिंग पीरियड होता है। इस टाइम तक उन्हें कंपनी में रहना ही है, अगर यहां तक रहेंगे तो ही वो एंटाइटल होंगे वो ऑप्शन लेने के। तो ये जो पूरा पीरियड होता है ये वेस्टिंग पीरियड कहलाता है, ठीक है। और जनरली वो डिसाइड कर देते हैं कि अगर वो यहां तक रहते हैं तो वो 31 जन को वो अपना इस बीच में मतलब 1 जनवरी 20 से 31 के बीच में वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखो एक बार ऐसे देखो वापस, अगर कंपनी कंडीशन रखती है कि 1 जनवरी 2017 को डिक्लेयर करती है कि अगर कोई भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अगर 31 दिसंबर 2019 तक कंपनी में रहेगा तो उसे शेयर दिए जाएंगे, स्टॉक ऑप्शन दिए जाएंगे, और वो स्टॉक ऑप्शन नेक्स्ट 1 महीने में 1 जनवरी 20 से 31 जनवरी 20 तक एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक्सरसाइज करना है वो, तो सबसे पहले इस पीरियड तो उसको रहना ही पड़ेगा कंपनी में। तो ये उनकी कंडीशन थी। तो ये जो कंडीशन होती है वो वेस्टिंग कंडीशन कहलाती है, और ये जो पीरियड जिस पीरियड में वो पूरी होनी चाहिए वो वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। अब वो जो पूरी हो जाती है तो उसमें उनके पास टाइम होता है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है ऑप्शन एक्सरसाइज करने का वो होता है एक्सरसाइज पीरियड। तो इस पीरियड में वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये यहाँ तक का वो वेस्टिंग प्रोसेस होता है, वो वेस्टिंग कहलाता है कि शेयर वो एंटाइटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो वेस्टिंग हो गया, ये पूरा पीरियड वेस्टिंग पीरियड हो गया। और जिस पीरियड में उनको एक्सरसाइज करने का राइट होता है वो एक्सरसाइज पीरियड हो गया। एक्सरसाइज प्राइस, अब वो बताते हैं कि किस प्राइस पे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंपनी बताती है कि जो ऑप्शन दे रहे हैं वो हम 120 रुपीज पे दे रहे हैं, तो वो उनका एक्सरसाइज प्राइस हो गया। ये जो जनरली होता है ये मार्केट प्राइस से कम होता है। अब क्यों होता है, मार्केट प्राइस से कम होगा तभी तो वो एम्प्लॉय खरीदेंगे, वरना तो मार्केट से खरीद सकते हैं। तो वो हो गया एक्सरसाइज प्राइस। अब दो चीजें आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सिंपल सेंस में देखा जाए तो कि जो भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, वो हो गई हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू यहां पे मतलब होता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मतलब जो भी हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं उसकी एक तरह से कंपनी को क्या कॉस्ट लग रही है वो होती है फेयर वैल्यू। मतलब अगर जैसे डेफिनेशन के सेंस में देखा जाए, अगर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में अगर वो ऑप्शन किसी थर्ड पार्टी को दिया होता है नॉन रिलेटेड को, तो उसका क्या कॉस्ट होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है कंपनी की, कंपनी के लिए, वो होती है फेयर वैल्यू। तो ये है फेयर वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, मतलब कंपनी को क्या कॉस्ट लग रही है उस ऑप्शन की। तो ये डिफरेंट टर्म्स होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। मतलब कई बार अब देखो आपको नाम से क्लियर हो जाए, ग्रांट मतलब गिविंग एन ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड, जिस पीरियड में वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए जिसके फुलफिल होने पे ही उसे ऑप्शन मिलेंगे, वो वेस्टिंग, वो पीरियड होगा वेस्टिंग पीरियड होगा, जो कंडीशन होगी वो वेस्टिंग कंडीशन होगी, और ये पूरा प्रोसेस वेस्टिंग कहलाता है। और वेस्टिंग पीरियड होने के बाद उसको कुछ टाइम रहता है ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, वो होता है एक्सरसाइज पीरियड। और जिस प्राइस पे एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है वो होता है एक्सरसाइज प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू, अब मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। और फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू आपको जनरली क्वेश्चन में दी भी होगी कि ऑप्शन की फेयर वैल्यू क्या है, मतलब जनरली वो कॉस्ट क्या लग रही है कंपनी को ऑप्शंस की, वो होती है फेयर वैल्यू। तो ये टर्म्स एक बार के लिए आपको ध्यान में रखनी होती है कि क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ होता है। अब हम देखते हैं स्टॉक के केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। तो पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, और उन अकाउंटिंग, फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए हम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहली अकाउंटिंग एंट्री होती है एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग।
ओके। ये एंट्री हर साल जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है वो भी मैं बताऊंगा कि वो अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो उस एक्सपेंस से हम ये एंट्री करते हैं हर साल टिल द वेस्टिंग पीरियड। तो ये वेस्टिंग पीरियड में हर साल जो भी हमारा ओवर द पीरियड मतलब जो भी हमारा वेस्टिंग पीरियड है उसमें हर साल हम ये एंट्री करेंगे ईयर एंड पे। ठीक है। दूसरी क्या होगी, जो भी कंपनसेशन अकाउंट है ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। ठीक है। उसी साल 31 मार्च को पहले ही एंट्री फिर ये एंट्री। इसके बैलेंस का क्या होता है, ये जो बैलेंस होता है ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। और बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे, एज ए सेपरेट लाइन आइटम। कहाँ पे, जो हमारा मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों के बीच में, जो हमारे शेयर कैपिटल वाली हेडिंग है और रिजर्व एंड सरप्लस है उसके बीच में हमें एक सेपरेट लाइन आइटम के रूप में इसे दिखाना पड़ेगा स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को। तो ये एंट्री हर साल होती रहेगी। जो भी वेस्टिंग पीरियड है 1 साल 2 साल 3 साल, तो अगर 3 साल का है तो तीनों साल जो भी एक्सपेंस की अमाउंट है वो उस साल की इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, फिर P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये वेस्टिंग पीरियड में एंट्री होगी। ठीक है। अब एक्सरसाइज के टाइम क्या एंट्री होगी, तो एक्सरसाइज के टाइम क्या होगा कि सपोज 100 रुपए का शेयर मतलब ऑप्शन हमने दिया था उसे 120 का। ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज प्राइस। तो ऑप्शन हमें दिया था कि एम्प्लॉय को कि 120 रुपए शेयर खरीद सकता है। तो जब अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो हमें ये इतने रुपए वो कैश में देगा। तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो जो भी अमाउंट है वो। ठीक है। अब स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में एक तो हमारा ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। ठीक है। अब वो एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्शन, मतलब उसके हम शेयर दे रहे हैं, तो अब शेयर इश्यू की एंट्री होगी। तो वो क्या होगी, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अभी तक क्रेडिट हो रहा तो डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसका जो बैलेंस है वो स्टॉक ऑप्शन मतलब वो हमें बाद में पता चलेगा एक्सरसाइज डेट को कि उसने एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसका बैलेंस तो इधर पड़ा ही होगा इस अकाउंट में स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में। तो उसे क्या करेंगे, जो भी बैलेंस होगा उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो स्टॉक ऑप्शन वो डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये एंट्री है, ये वेस्टिंग पीरियड में होगी और ये सारी एक्सरसाइज के टाइम होगी। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि एंट्रीज होती कैसे है, मतलब उसमें क्या क्या अमाउंट होता है। तो सपोज 500 एम्प्लॉय है। ओके। उन्हें ऑप्शन दिया है 100 पर एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय को बोला कि वो 100 शेयर ले सकता है, वो ऑप्शन दिया है ऑप्शन। ठीक है। और उसकी फेयर वैल्यू है 30 रुपए। ओके। तो सपोज 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पहले साल कितना ट्रांसफर होगा। तो सपोज पहले साल हमारे बैलेंस में मतलब पहले साल के हमें 500 के 500 एम्प्लॉय रहते हैं। सेकेंड साल के टाइम हमारे एम्प्लॉय जाते हैं 400। ठीक है। और जो एक्सरसाइज डेट होती है और उस टाइम हमारे 380 एक्सरसाइज करते हैं। सपोज ये हमारा एम्प्लॉय है। तो जब पहले साल के एंड में 500 है, ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। 500 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई पर पर्सन 100 का है मल्टीप्लाई बाय 30 एक ऑप्शन की फेयर वैल्यू। तो ये कितना हुआ 15 लाख। तो हमें ये पता चल रहा है कि 15 लाख हमारा टोटल एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, पूरा वेस्टिंग पीरियड में। ठीक है। तो हमारा वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का, सॉरी 2 साल का। तो हमें कितना रिकॉग्नाइज करना है
हर साल 7.5 लाख रिकॉग्नाइज करना है पे मतलब एक्सपेंस। तो पहले साल हम एंट्री करेंगे यही 7,50,000 से। ओके, फिर ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहले साल ये एंट्री हो जाएगी। दूसरे साल अब हमें पता चल रहा है कि हमारे एम्प्लॉय तो 400 ही रह गए, तो 400 के हिसाब से 100 ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना हुआ 12 लाख। और ये कितने साल में रिकॉग्नाइज करना था? वेस्टिंग पीरियड 2 साल का था, तो मतलब पहला साल हो गया, दूसरा साल तो मतलब 2 × 2 वैसे ही कर लो, मतलब सिंपल आज तक, क्योंकि आज वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है सेकंड साल में, तो टोटल आज तक हमें 12 लाख रिकॉग्नाइज करना था। अब कितना हम ऑलरेडी P&L में डाल चुके हैं? 7 लाख, सॉरी 7.5 लाख। तो मतलब जो बाकी बचा है 4,50,000, वो हमें इस साल डालना पड़ेगा। तो सेकंड साल सेम एंट्री हो जाएगी, बट वो अमाउंट होगी 4,50,000। तो हर साल के एंड में हमें कैलकुलेट करना है, जो भी अगर एम्प्लॉय निकल गए हैं या जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब निकल गए हैं एक्चुअली, या जो वेस्टिंग कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कितना टोटल एक्सपेंस होना चाहिए था आज तक का, और कितना हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो जो भी डिफरेंस होगा वो करंट ईयर का हो जाएगा ये। अब एक्सरसाइज पीरियड में हमें पता चलता है कि 380 एम्प्लॉय एक्चुअली वो मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो 20 एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया था, जो भी एक्सरसाइज नहीं करते उनका जो अमाउंट होता है वो जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है। तो 20 एम्प्लॉय का जो भी होगा वो हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है, फिर से P&L में ट्रांसफर करना है। और जो भी हमें कैश मिल रहा है एम्प्लॉय से, जैसे इस केस में हमने उन्हें कितना, ओके यहाँ मैंने बता नहीं रखा, तो ये तो जब मैंने रेंडर एग्जांपल ले रखा है। तो जो भी हमें कैश मिल रहा है, हमें एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, उससे हमें कैश मिल जाएगा एम्प्लॉय से। और फिर अच्छा एक और चीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कैसे पता चलेगा? ओके, तो क्या होता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अभी मैं बताता हूँ। कि हमारा एक तो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज मतलब क्या, जो प्राइस वो लोग पे करेंगे, तो एक्सरसाइज प्राइस प्लस जो भी हमारे ऑप्शन की वैल्यू है, ऑप्शन की मतलब अगर हम फेयर वैल्यू से कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू देंगे तो फेयर वैल्यू, अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे अपनी जो नॉमिनल वैल्यू है। तो नॉमिनल वैल्यू को माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एक्सरसाइज प्राइस और फेयर वैल्यू कितनी है, अगर फेयर वैल्यू से कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो एक्सरसाइज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इन दोनों की टोटल में से जो नॉमिनल वैल्यू जो भी 100 रुपीज है, जो भी शेयर की वैल्यू है वो लेस कर देंगे, तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा है कि बेसिक कंसेप्ट देखे हैं, और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है और हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमने देखा है। ये जो एग्जांपल मैंने लिख रखा है वो अभी हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप एक बार ये समझ लीजिए, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि एक बार हमारा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग को ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका एक मतलब एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू।